हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में हमने संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें परमेय और अपरमेय संख्याओं के बारे में बताया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए संख्याओं के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, संख्याओं के गुणधर्म। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। तो इसके गुण देखेंगे। तो पहले नंबर पे अपना हो जाएगा समृद्ध गुणधर्म, जिसको दोस्तों इंग्लिश में क्लोज प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लोज्ड प्रॉपर्टीज इसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसी प्रकार की संख्या से यदि प्लस माइनस गुणा डिवाइड उसी संख्या से किया जाए तो हमें उसी प्रकार की संख्या मिलनी चाहिए। उसी प्रकार की संख्या प्राप्त हो तो वो संख्या समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। जैसे प्लस के लिए देखें, 3 + 4 = 7, यानी कि हम पूर्णांकों के लिए देख रहे हैं। तो ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या और ये भी पूर्णांक संख्या। तो मैंने कहा उसी प्रकार की संख्या, तो ये पूर्णांक संख्या थी, तो ये भी पूर्णांक थी, एक ही प्रकार की संख्या। तो हमें पूर्णांक संख्या ही मिलनी चाहिए, जो कि ये भी पूर्णांक संख्या है। माइनस को देख लें, 3 - 4 = -1। तो दोस्तों ये पूर्णांक संख्या और ये भी पूर्णांक संख्या। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें इस गुणधर्म का पालन नहीं होता है। इसी प्रकार मल्टीप्लाई करके 3 × 4 = 12। तो ये भी पूर्णांक संख्या है और ये भी पूर्णांक संख्या हुई। 3/4, तो दोस्तों 3/4 ये भी पूर्णांक है और ये पूर्णांक है। ये पूर्णांक नहीं, ये पॉइंटों में आएगा, तो जो कि दशमलव फ्रैक्शन हो जाएगी, तो ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि समृद्ध गुणधर्म में प्लस का और मल्टीप्लाई में समृद्ध गुणधर्म का पालन होता है, जबकि घटाने और डिवाइड में समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं होता है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं समृद्ध संख्याओं में पूर्णांकों के लिए, और दोस्तों ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी लागू होता है। पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ तथा गुणा में समृद्ध गुणधर्म का पालन होता है, जबकि वैकलन यानी कि घटाने में, वैकलन किसी को घटाना बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट्स घटाना, तथा भाग में समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं होता है। तो दोस्तों हमने ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे।
जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, इससे यदि क्वेश्चन बनेगा तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो उस क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस कर लें। समृद्ध गुणधर्म से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन लिख दें, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों इसमें नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन रहेगा अपना कि योग प्रक्रिया में संख्या समृद्ध गुणधर्म है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं बल्कि थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस किए दे रहे हैं। दूसरा, घटाना प्रक्रिया में संख्याओं का समृद्ध गुणधर्म है। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन रहेगा गुणा प्रक्रिया में संख्या समृद्ध गुणधर्म है। चौथा ऑप्शन रहेगा भाग प्रक्रिया में समृद्ध गुणधर्म का पालन होता है कि नहीं। दोस्तों तो इसके बारे में हम देखेंगे। हमने अभी देखा कि योग प्रक्रिया में संख्याएं समृद्ध गुणधर्म होती हैं। तो समृद्ध गुणधर्म की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि जिस प्रकार की संख्या, यदि हम उसी प्रकार की संख्या से ये सारे प्रक्रियाएं करें तो हमें उसी प्रकार की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। चाहे प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या ही मिलनी चाहिए, और पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या ही, और यदि परमेय है तो परमेय संख्या भी मिलनी चाहिए थी, जो कि हमने पूर्णांकों के बारे में डिस्कस किया था और बताया था कि पूर्णांक के साथ साथ आप प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी यही नियम लागू होता है। तो आप आगे भी ऐसी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो योग प्रक्रिया में तो हमने देख लिया था, इसमें तो होता है दोस्तों। तो इसका आंसर ये तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार घटाने में भी देखा, तो घटाने में भी होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे 4 - 3 = 2 वो 1। तो दोस्तों ये भी परमेय, वो पूर्णांक, और ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। यदि 3 - 4 = -1, तो ये दोस्तों नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर के लिए इसको अभी रहने दे रहे हैं। आगे का ऑप्शन देख लें। तो गुणा प्रक्रिया में समृद्ध गुणधर्म का पालन होता है दोस्तों, तो इसमें तो होता है। और भाग प्रक्रिया में, तो भाग प्रक्रिया के लिए कि तो ये तो प्योर गलत है दोस्तों। तो अपन को प्योर गलत ढूंढना, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत है। तो इसको ज़्यादा गलत नहीं ठहरा सकते दोस्तों, क्योंकि ये हमें उससे भी अच्छा ऑप्शन मिल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाए और एक से अधिक करके ऑप्शन दिया जाए और ये दोनों ऑप्शन हो, तो उसमें एक से अधिक में आंसर जाएगा। तो दोस्तों अब अगला गुणधर्म देखेंगे हम, क्रम विनिमय का नियम। अगली प्रॉपर्टी दोस्तों, क्रम विनिमय नियम, जिसको बोलते हैं दोस्तों कम्युलेटिव बेसिक प्रॉपर्टी। यानी कि हम दोस्तों इसका क्रम बदल दें। जैसे a + b = b + a। इसी प्रकार गुणा करके भी देख सकते हैं, माइनस करके भी। सबके लिए है ये, माइनस के लिए, गुणा के लिए और डिवाइड के लिए। तो दोस्तों
हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लें। जैसे मैं ए की जगह लिख दूँ 2 + 3, आप इसका क्रम बदल दें 3 + 2 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 = 5। तो हम कह सकते हैं योग में तो क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करके देख लें 2 × 3 = 3 × 2 दोस्तों 6 = 6। इसमें भी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। और माइनस करके देखें तो 2 - 3 = 3 - 2 तो दोस्तों -1 = 1। तो इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। अब डिवाइड करके देखें तो 2 / 3 = 3 / 2 तो दोस्तों 2/3 = 3/2 जो कि ये मान बराबर नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं संख्याओं के गुणधर्म में क्रम विनिमय नियम में दोस्तों योग का देखा प्लस कॉमा मल्टीप्लाई में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, जबकि घटाना यानी कि व्यकलन माइनस तथा डिवाइड यानी कि भाग में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। दोस्तों इन सभी से हमने ये निष्कर्ष निकाले। तो दोस्तों इन निष्कर्षों को हमें याद रखना है, क्योंकि इन्हीं निष्कर्षों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ी ना पूछेगा कि 2 + 3 कितना होता है। ये दोस्तों बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब अगला नियम देखेंगे हम सहचर गुणधर्म, जिसको बोलते हैं एसोसिएटेड। तो दोस्तों अगली प्रॉपर्टी देखेंगे सहचर गुणधर्म, तीसरी है सहचर गुणधर्म, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सहचर के लिए जैसे A × B × C कर दें दोस्तों, सहचर में मल्टीप्लाई होता है। और इसका सहचर यदि हम A का मल्टीप्लाई B से और इसको C से करें, जैसे दोस्तों A की जगह मैं 2 लिख लूँ और B की जगह 3 लिख लूँ और C की जगह 4 लिख लूँ दोस्तों, यहाँ तो क्या हो जाएगा, A की जगह 2 मल्टीप्लाई B की जगह 3 मल्टीप्लाई C की जगह 4 दोस्तों। तो 2 × 12 = 6 × 4 तो दोस्तों 24 = 24। तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि सहचर नियम में सहचर गुणधर्म का पालन होता है संख्याओं में। तो दोस्तों इसको इतना ही जानना था। अब हम आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों ये हमने प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे योज्य तत्समक। जिसको दोस्तों अपन एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडिटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों योज्य तत्समक हम
किसे कहते हैं, तो जीरो को हम योज्य तत्समक कहते हैं। जीरो यानी शून्य को योज्य तत्समक कहा जाता है। जैसे 5 + 0 बराबर 5 दोस्तों, -1/3 प्लस 0 बराबर माइनस का 1/3। तो दोस्तों योज्य तत्समक सिर्फ इतना पूछा जाएगा, योज्य तत्समक किसको बोला जाता है, तो दोस्तों जीरो को योज्य तत्समक बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जिसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स एडिटिव, क्योंकि प्रतिलोम है इनवर्स एडिटिव। तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम के बारे में बता दें तो ऐसी संख्याएं जिसको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए, क्योंकि योज्य तत्समक क्या होता है, जीरो होता है, तो हमें जीरो मिलना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो जाए तो उसे हम योज्य प्रतिलोम कह देंगे। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनको, क्योंकि दोस्तों एडिटिव ऐड वाला देख रहे हैं हम, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर क्या मिल जाए दोस्तों, शून्य यानी कि जीरो मिल जाए, तो उसको दोस्तों योज्य प्रतिलोम कहेंगे। जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम, दोस्तों इसमें क्या जोड़ दें हम कि हमें जीरो मिल जाए, तो 5 में यदि हम -5 को जोड़ दें तो हमें जीरो मिल जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी कि हम चिन्ह बदल के भी कह सकते हैं कि चिन्ह बदल के लिख देना ही योज्य प्रतिलोम है। और यदि -1/3 का योज्य प्रतिलोम पूछ दे दोस्तों, तो क्या इसमें जोड़ें कि जीरो हो जाए, तो प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि 5 का योज्य प्रतिलोम या -1/3 p/q का योज्य प्रतिलोम, इस प्रकार से चिन्ह लगा के भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हमने योज्य तत्समक के बारे में बताया। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों गुणात्मक तत्समक। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, गुणात्मक तत्समक। जैसे हमने योज्य तत्समक के बारे में देखा, इसी प्रकार गुणात्मक तत्समक के बारे में भी देखेंगे, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दोस्तों योज्य तत्समक में हमने देखा था कि शून्य को योज्य तत्समक कहते हैं, और यदि हम गुणात्मक तत्समक की बात कर लें तो गुणात्मक तत्समक में एक को गुणात्मक तत्समक बोला जाता है। तो किसको दोस्तों, संख्या 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। जैसे 5 का मल्टीप्लाई यदि हम 1 से करें तो दोस्तों 5 आएगा। इसी प्रकार -1/3 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो
1/3। तो दोस्तों 1 को क्या बोलते हैं अपन? गुणात्मक तत्समक। अब दोस्तों हम गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में डिस्कस कर लें। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव जैसे दोस्तों हमने योगात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया, उसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में भी कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनको, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लाई है, गुणा है। तो दोस्तों ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर हमें कितना मिल जाए? 1 मिल जाए, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? वो गुणात्मक तत्समक दोस्तों 1 होता है। तो हम कह सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनको आपस में गुणा करने पर एक प्राप्त हो। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों कितना हो जाएगा? 1/5। यदि हम 5 और 1/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो इसको हम 1/5 यानी उल्टा करके लिख सकते हैं। अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है, तो उसी को अपन गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। यदि इसी को मैं और आगे बढ़ाऊं, जैसे -1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों? तो मैंने क्या बताया कि अपन को अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है। तो दोस्तों इसमें चिन्ह नहीं चेंज करना है, उसमें अपन को चिन्ह को ही बदल देना था, संख्या को ज्यों का त्यों रखना था। इसमें अपन को चिन्ह नहीं बदलना है, बल्कि अपन को 1 लाना है। तो दोस्तों इसमें अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? -3 यानी कि -1/3 मल्टीप्लाई -3 का यदि मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस का गुणा दोस्तों प्लस, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। कल से हम आगे बेसिक फार्मूला के बारे में चर्चाएं करेंगे दोस्तों, यानी कि संख्याओं को जोड़ना, उनके वर्गों को जोड़ना, इस प्रकार से आगे हम बताएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।